आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से किया गया सम्मानित। घाना की संसद को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। भारत घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने का फैसला। आतंकवाद के खिलाफ घाना के सहयोग का पीएम ने जताया आभार। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया संबोधित। कहा, राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका अहम। लोकसभा की श्रेष्ठ पद्धतियों को आदर्श मापदंड बनाने को बताया सबकी जिम्मेदारी। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी। दक्षिणी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी पकड़े गए। वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू। अमरनाथ यात्रा का आज से आगाज। बालटाल और पहलगाम के रास्ते श्रद्धालुओं के पवित्र गुफा तक पहुंचने का सिलसिला जारी। सुविधा सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी घाना में हैं। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी साथ आने की बात कही। देखिए उनकी घाना यात्रा पर यह विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के बीच व्यापक वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर चर्चा की। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने से लेकर समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के सिद्धांत द्वारा निर्देशित गहन सहयोग का संकल्प लिया। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। The Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana,
and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। साथ ही इस खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम गाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपस से सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐतिहासिक यात्रा को और भी खास बनाते हुए घाना में भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन तारामानी महामा ने ये पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का ये राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। घाना भारत के लिए कई कारणों से मायने रखता है। ये एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है, एक स्थिर लोकतंत्र है और एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति भी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिमी अफ्रीका के अस्थिर इलाके में घाना लोकतंत्र और स्थिरता का चमकता सितारा है। घाना की ये राजनीतिक स्थिरता ही इसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार बनाती है। घाना की सबसे बड़ी ताकत है उसका मजबूत लोकतंत्र। 1996 से घाना ने 8 बार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण देखा है। ये उस इलाके में बड़ी उपलब्धि है जो अक्सर सैन्य तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहता है। रणनीतिक रूप से घाना पश्चिमी अफ्रीका के लिए भारत का प्रवेश द्वार भी है। 15 देशों के क्षेत्रीय गुट पश्चिमी अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय इकोवास के प्रमुख सदस्य के रूप में घाना भारत के बड़े बाजार और प्रभाव क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। ये खास तौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि घाना के पड़ोसी देश जैसे बुर्किना फासो, माली और कोटे डी आइवर आतंकवाद और अस्थिरता से पूरी तरह प्रभावित हैं।
अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला साहिल क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर घाना की स्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और इसी वजह से भारत और घाना के बीच सुरक्षा सहयोग का महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी घाना का महत्व निर्विवाद है। ये नाइजीरिया के बाद पश्चिमी अफ्रीका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके अलावा अफ्रीका के 8वें सबसे बड़े तेल उत्पादक के रूप में भी घाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। ये आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग का मजबूत आधार प्रदान करता है। भारत घाना के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में गहरी दिलचस्पी रखता है और घाना अकरा इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, जो पश्चिमी अफ्रीका में आतंकवाद और सीमा पार अपराध से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयास है। आतंकवाद से लड़ने में भारत की विशेषज्ञता और बढ़ता रक्षा उद्योग इस सहयोग के लिए अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें प्रशिक्षण, उपकरण आपूर्ति और रक्षा आदान प्रदान शामिल हैं। ऐसे में पश्चिमी अफ्रीका में बढ़ती चुनौतियों के बीच घाना के साथ भारत के मजबूत होते संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का अगला पड़ाव होगा ट्रिनिदाद और टोबैगो, जहां लगभग 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। यहां पहुंचे गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी ने डॉक्टर, वकील, नेता और लेखक बनकर देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। ट्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला अंगलू और पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद इसेसार भी गिरमिटिया समुदाय की वंशज हैं। गिरमिटिया समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आइए देखते हैं ट्रिनिदाद और टोबैगो से ये खास रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण है। इस रिश्ते का इतिहास 30 मई 1845 से शुरू होता है, जब 225 भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को लेकर पहला जहाज फैटल रजाक त्रिनिदाद के तट पर पहुंचा था, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। 1917 तक भारत से और अधिक जहाजों के आने के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि हुई। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज, जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हिस्सा है, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। During the period 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, our indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitia in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement are Girmitias. त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत, चटनी म्यूजिक भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती है। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। गौरतलब है कि 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव के साथ निरंतर गति देखी गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
त्रिनिदाद और टोबैगो की द्वीप पोर्ट ऑफ स्पेन के साथ भारतीय क्रिकेट का ऐतिहासिक लम्हा जुड़ा हुआ है। आज से 5 दशक से अधिक समय पहले यहां से क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे सितारे का आगाज हुआ था जिसकी चमक आज तक महसूस की जाती है। 54 साल पहले लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने पोर्ट ऑफ स्पेन से टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। पीएम के दौरे के साथ ही त्रिनिदाद की ये धरती आज फिर एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। ये ऐतिहासिक शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है। कभी कभी कुछ जगह अपने ऐतिहासिक लम्हों से सदा जहन में बनी रहती हैं, फिर चाहे वो नाम से हो या सुनहरी यादों से। ऐसी ही कभी ना भूलने वाली कहानी जुड़ी है त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन से। ये वो जगह है जहां भारत ने न सिर्फ क्रिकेट का जश्न मनाया था, बल्कि करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ दिल भी जीत लिया था। खास बात यह है कि अब ये ऐतिहासिक शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तैयार है, जहां 54 साल पहले भारत के क्रिकेट इतिहास का सुनहरा अध्याय लिखा गया था। 6 मार्च 1971 क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन भारत का एक युवा बल्लेबाज, जिसने तब पहली बार टेस्ट कैप पहनी, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। अपना पहला टेस्ट खेलते ही उन्होंने वेस्टइंडीज की जमीन पर ऐसा तूफान मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। डेब्यू सीरीज में सुनील गावस्कर के 774 रन आज भी हर खिलाड़ी के लिए विशाल रिकॉर्ड है। सुनील गावस्कर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत साल 1971 में की। गावस्कर ने साल 1971 में वेस्टइंडीज दौरे पर पोर्ट ऑफ स्पेन में अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया था। ये सीरीज उनके लिए काफी यादगार रही थी। उन्होंने अपने करियर की पहली ही सीरीज में वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों के खिलाफ उस डेब्यू सीरीज में 4 टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 774 रन बनाए। इस सीरीज में गावस्कर के बल्ले ने ऐतिहासिक दोहरा शतक सहित 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी बल्लेबाज का डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, जिसे 54 साल बाद भी कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है। उस सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज को 1-0 से हराया था, जो वेस्टइंडीज में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। जब पहली बार भारत ने वेस्टइंडीज को उसी की जमीन पर हराया था, तब उस जीत के हीरो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर थे। गावस्कर त्रिनिदाद और टोबैगो को अपना दूसरा घर मानते हैं। एक मैदान, 2 पीढ़ियां, एक ने भारत को क्रिकेट की ताकत बनाया, दूसरी ने भारत को वैश्विक मंच पर सशक्त आवाज दी। पोर्ट ऑफ स्पेन अब एक जगह नहीं, एक प्रतीक है। भारत की यात्रा मैदान से महाशक्ति तक की। इतिहास और मौजूदा दौर में हम सब उसके गवाह हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन, जहां से भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास ने उड़ान भरी, सुनील गावस्कर से नरेंद्र मोदी तक भारत की कहानी और देश के गर्व की जुबानी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान की ऐतिहासिक पिच से देखिए हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि कैरेबियाई देशों और भारत के बीच में एक बड़ा संबंध क्रिकेट की वजह से ही रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं क्वींस पार्क ओवल के इस मैदान में और उसकी पिच पर मौजूद हैं, जिस पिच पर भारत के खिलाड़ी लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। अपने डेब्यू मैच की बात की जाए तो सर्वाधिक स्कोर जो है वो उन्होंने खड़ा किया था इसी मैदान पर, इसी पिच पर। एक बार 1971 में ही 124 रन की पारी खेली और उसी साल की अगर बात की जाए तो 220 रन की पारी भी सुनील गावस्कर ने खेली है। और केवल सुनील गावस्कर नहीं, भारत के कई और खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक इस मैदान पर लगाया। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े और महान खिलाड़ियों के नाम भी उसमें शुमार हैं। और ये मैदान वो मैदान है जिस मैदान पर भारत को कई बार जीत भी हासिल हुई है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पोर्ट ऑफ स्पेन की अगर बात करें तो भारतीय मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, जिनकी जड़ें भारत से हैं। करीब 40% आबादी जो इस देश की है उसमें भारतीय मूल के लोग हैं, 40% आबादी की अगर बात की जाए तो। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह भी चुके हैं कि क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर है जो इन दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ती है। ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल देखा जाए तो राजनयिक मुलाकातें नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति को और जो तमाम साझेदारियाँ अलग अलग क्षेत्रों में हो रही हैं उसको तो जोड़ेगा ही, लेकिन एक लंबे संबंध जो क्रिकेट के क्षेत्र में खेलों के साथ रहे हैं कैरेबियाई देशों के, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं। ये कहा जा सकता है कि खेल
खासकर क्रिकेट की अगर बात करें तो उसने वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच एक नई मिसाल भी पेश की है। और इस मैदान के म्यूज़ियम में जब हम जाते हैं तो वहाँ भारतीय खिलाड़ियों के नाम भी शुमार हैं। सुनील गावस्कर की बात की जाए, सचिन तेंदुलकर की बात की जाए, उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं और वो रिकॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत के खिलाड़ियों को पसंद करते हैं। और भारत के खिलाड़ी ब्रायन लारा की अगर बात की जाए, वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी रहे हैं को भी भारत के लोग बेहद पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे संबंध जो हैं वो भारतीय लोगों के, यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके और भारत के बीच रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत साउथ डिस्ट्रिक्ट की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड AATS ने हौस खास इलाके में छापा मारा और 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में 5 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। एडिशनल DCP सुमित झा ने बताया कि ये सभी लोग पिछले 6 वर्षों से बिना किसी वैध दस्तावेज के दिल्ली में रह रहे थे। ये लोग पंचशील फ्लाईओवर इलाके की झुग्गियों में रहते थे और कबाड़ बीनने, दिहाड़ी मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम करके अपनी आजीविका चला रहे थे। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ पता लगा है इन लोगों के बारे में और किस तरह से ये अभियान और सघन किया गया? बिल्कुल रमा, देखिए जिस तरह से पिछले साल ये पूरा का पूरा जो मुहिम था ये एक्टिव हुआ था LG के आदेश के बाद, और उसके बाद इसमें लगातार जो है चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आप देखिए हर जिले से 300, 150, 250 इलीगल जो बांग्लादेशी हैं उनको पकड़ा जा रहा है और डिपोर्ट किया जा रहा है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस बार इनको डिपोर्ट करने के साथ साथ इन पर वहाँ पर भी नज़र रखी जा रही है कि ये दोबारा हिंदुस्तान की सरजमी पर ना आ जाएं। 1-2 लोगों ने ऐसी कोशिश करी और हाल ही में 15 मार्च को एक महिला जो थी वो बांग्लादेशी थी, उनको भेजा गया और वो 30 जून को वापस हिंदुस्तान आ गई। यानी उन्होंने जिस तरह का अपना वहाँ पर पूरा का पूरा ड्रामा रचा और जैसे वो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से होती हुई वापस आई तो पुलिस की निगरानी में थी और पुलिस ने आते उन्हें फिर धर दबोच लिया। यानी कहीं ना कहीं इनके मंसूबों पर लगातार वार किया जा रहा है और इस तरह के अवैध जो भी हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं और दूसरे नेशनल फॉरेन्स हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। और इसमें लगातार इनके किंगपिन, इनके सरगना, उनकी भी बीते दिनों में देखिए गिरफ्तारी की गई है और जिस तरह के ये एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं रमा, उस पर भी नजर रखी जा रही है। और कई सारी टीमें हैं, यानी फॉरेन सेल यूनिट बना दी है दिल्ली पुलिस ने और उनका काम यही है कि यहाँ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल के इलाकों में जा करके और इनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और वहाँ से इनके जो भारत से बाहर में इनके जो सरगना उन पर भी नजर रखी जा रही है। लगातार इस पर गिरफ्तारी की जा रही है और इनका जो डिपोर्टेशन है वो फटाफट किया जा रहा है। यानी जैसे भी ये आ रहे हैं, जितने भी आज जैसे देखिए साउथ डिस्ट्रिक्ट ने टोटल 63 पकड़ लिए हैं, 18 अभी पकड़े। इससे पहले नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 7 पकड़े थे 2 दिन पहले। यानी हर दिन खुलासे हो रहे हैं, हर दिन निकल कर यार कई सारे तो अंडरग्राउंड हो गए हैं या उन्होंने अपने नाम बदल लिए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के कहीं ना कहीं रडार पर है और आने वाले दिनों में ये आंकड़े और बढ़ते नजर आएंगे। हो जाता है कि जिस तरह से बिना दस्तावेज के या अवैध दस्तावेज़ों के लंबे समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कौन इनके सहायक हैं, किस तरह से इनको यहाँ पर बसाने में उनकी जो मदद है वो लोग करते हैं, उन पर भी शिकंजा कसना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही क्या कुछ इनसे ये जो और लोग भी इस तरह के बसे हुए हैं उनकी पहचान में भी अहम कड़ी बन सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए ये जो इनके दस्तावेज हैं इनकी लगातार जांच हो रही है। अगर यूं कहें कि ये पिछली सरकारों की विफलता है कि ये इतने सालों से यानी पिछले 15-15, 16-16 सालों से यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं और लगातार ये अपने सहयोगियों को या अपने रिश्तेदारों को यहाँ लेकर के आ रहे हैं। मैंने तो कई जगह ग्राउंड पर जाकर के भी कवर करके देखा, वहाँ छोटी छोटी झुग्गियों पर रहते हैं। इनके किंगपिन यहाँ उनको 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में बसा लेते हैं। फिर ये आसपास के इलाकों में सर्वेंट की नौकरी, कूड़ा बेचना, कबाड़ का काम करना, फ्रूट सेलर बन जाना, वेंडर्स बन जाना, ऐसे एसी मैकेनिक का काम करना। आप देखिए अभी नूह मेवात में भी ऐसे कई सारे बांग्लादेशी पकड़े गए थे। उसके बाद वो वहां से भाग करके दिल्ली के इलाकों में आकर के छुप गए थे। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, आप देखिए कालिंदी कुंज, ये वो तमाम इलाके जहां भारी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो ऐसे में इनके किंगपिन पर भी नजर है और जो पिछली सरकार ने गलतियां करी, इस बार की सरकार उसको बिल्कुल दोहराने के मूड में नहीं। गृह मंत्रालय का साफ आदेश है, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में पकड़ा जाए। जब से दिल्ली में नई गवर्नमेंट रिफॉर्म हुई, आप देखिए आंकड़ों में लगातार तेजी आ रही है। जैसे ही रेखा गुप्ता सीएम बनी, अमित शाह से मुलाकात करी और उसके बाद उन्होंने एक साफ संदेश दे दिया कि कोई भी अवैध ना तो यहाँ रहेगा, ना अवैध तरह का कोई निर्माण करेगा। यानी दोहरी मार उनके ऊपर पड़ रही है, ना तो उनको यहाँ पर बसने दिया जा रहा है, बल्कि उनके और उनके बच्चे जो भी लोग हैं उनको लगातार पकड़ करके डिपोर्ट किया जा रहा है। और दिल्ली में एक तरह की क्लीन ड्राइव आप मान सकते हैं कि दिल्ली को साफ करने का काम तेजी से चल रहा है। बनाए रखिए, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ। इस दौरान तीर्थयात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचते ही तीर्थयात्रियों ने भजन गाए। श्रद्धालु लगातार हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। ये यात्रा 38 दिन यानी 9 अगस्त तक चलेगी और पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से होते हुए गुजरेगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ। पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बधाई दी है। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा से समाज और राष्ट्र को नया मार्गदर्शन मिलता है। बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा का आज से शुभारंभ हो रहा है। मैं बाबा बर्फानी के सभी भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने और तमाम इंतज़ाम वहां पर किए गए हैं। और इसी के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के प्रबंध वहां पर, किस तरह से भक्तों का उत्साह? निश्चित तौर से रमा, मैं दृश्य दिखाऊंगा। अब तो यात्रा यहाँ से रवाना हो चुकी है। पहला जो जत्था है वो रात 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक यहाँ से रवाना कर दिया गया है। मैं पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पे हूँ। ये नुनवान बेस कैंप का एंट्री पॉइंट है जहाँ पर यात्री आते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ से जम्मू से आने वाला दूसरा जत्था यहाँ पर पहुँचेगा। जम्मू से जो जत्था चलता है रास्ते भर में उसका स्वागत किया जाता है। काजीगुंड जो कि कहीं न कहीं माना जाता है कि कश्मीर का गेटवे है, वहाँ पर कल पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया था यात्रियों का। ज़बरदस्त उत्साह है यहाँ यात्रियों में और साथ ही साथ बहुत ही ज़बरदस्त उत्कंठा और आकांक्षा है यहाँ के स्थानीय निवासियों में, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं यात्रा में उसका असर न दिखाई दे, लेकिन यात्रा पर कोई किसी तरीके का विपरीत असर नहीं है। 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये सेंटर है, यहाँ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। प्रतिदिन यहाँ पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड कोटा रिलीज करता है। बालटाल और पहलगाम दोनों स्थानों से
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का। तकरीबन आज का जो कोटा था वो 1500 के यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का था। उनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो अपने फार्म को लेकर पहुंचते हैं, अपना मेडिकल लेके पहुंचते हैं, 4 फोटो लेके पहुंचते हैं, आधार कार्ड लेके पहुंचते हैं और उनको यहाँ से एक RFID लगा हुआ आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाता है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से सुसज्जित है और उनकी हर एक गतिविधियों को भी ट्रैक किया जा सकता है। सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा हर साल से ज़्यादा की गई है। सेंट्रल आर्म फोर्सेज जो CAPF की कंपनियां हैं उनको ज़्यादा संख्या में डिप्लॉय किया गया है। तकरीबन 80,000 अर्धसैनिक बल और सुरक्षा कर्मी इस पूरी की पूरी यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में महिला यात्री भी आती है, महिला श्रद्धालु भी आती है, महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में अगर पहलगाम से देखें, जो नुनवान बेस कैंप है, इसके बाद चंदनवाड़ी जो कि आधार शिविर है जहां से यात्रा शुरू होती है, वहां से तकरीबन 45 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। लोग लगातार संचार माध्यमों से जुड़े रहे, मोबाइल नेटवर्क बना रहे, उसको सुनिश्चित किया गया है। सड़क जो तकरीबन कम चौड़ी हुआ करती थी, 6 मीटर के आसपास होती थी, उसको लगभग 12 मीटर के आसपास सड़क को चौड़ा कर दिया गया है। बालटाल का जो रास्ता है उसे और ज़्यादा सुगम किया गया है। बिजली की व्यवस्था की गई है, कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। स्वयंसेवकों द्वारा लंगर लगाए गए हैं, यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। तो हर साल की से ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा सुव्यवस्थित है, ज़्यादा सुरक्षित है और ज़्यादा लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। रमा, बिल्कुल अश्विनी, और ये भी देखा जाता है जब अमरनाथ यात्रा होती है उत्साह होता है, सुरक्षा का प्रबंध तो होता ही है, सुविधा का भी ख्याल रखा जाता है। इसके साथ ही जो कई बार इस तरह से होता है कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें यात्रियों को ना हो, उसके लिए भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। उसे लेकर किस तरह के कैंप्स बनाए गए हैं, कितने किलोमीटर पर जो है छोटे छोटे कैंप्स जो बनाए जाते हैं वो इस बार बनाए गए हैं, क्या कुछ उनकी संख्या है, कितने चिकित्सक वहाँ पर हैं? जी रमा, अगर देखिए सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग आते हैं। मेडिकल चेकअप तो उनका होता है, लेकिन मेडिकल चेकअप के होने के बाद भी हाई एल्टीट्यूड पर अगर किसी तरीके से परेशानी उनको होती है, किसी तरीके ज़्यादा ठंडक की स्थिति में जहाँ पर तापमान बड़ी तेज़ी से गिर जाता है, 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है। होली केव की अगर बात करें, पवित्र गुफा की, तो वहाँ पर तापमान लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो हाइपोथर्मिया या फिर हाइपरथर्मिया इस तरीके की जो स्थितियां होती हैं उनसे निपटने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पहलगाम का जो आधार शिविर है नुनवान कैंप के आगे, यहाँ पर परमानेंट एक हॉस्पिटल बनाया गया है जो पिछले 2-3 वर्षों से बन रहा था, पूरी तरीके से सुसज्जित होकर उसे चलाया जा चुका है, वो लगातार फंक्शनल कंडीशन में है। चंदनवाड़ी में आधार जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पर चिकित्सा कैंप बनाए गए हैं। उसके बाद पिसूटाप के आगे शेषनाग, पंचतरणी और जो स्थानीय शिविर हैं जहाँ पर लोग रात्रि विश्राम करते हैं, क्योंकि यात्रा कहीं ना कहीं 3 दिन से 4 दिन इस यात्रा में लगते हैं, जो परंपरागत यात्रा मार्ग है पहलगाम का। तो वहाँ पर आधार शिविरों में चिकित्सा शिविर बनाए गए हैं, इमरजेंसी मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। इसके पहले के अनुभवों को देखते हुए उनको ज़्यादा व्यापक बनाया गया है। मेडिकल स्टाफ भी वहाँ पर लगाया गया है। ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। किसी भी तरीके की लोगों की स्थिति अगर गंभीर होती है तो उनको वहाँ से ले जाकर बड़े अस्पताल में, नीचे के अस्पतालों में, बेस कैंप के अस्पतालों में भर्ती करने की भी सुविधा है। सुरक्षा के एहतियातन अगर बात करें तो इस बार हेलीकॉप्टर सेवा को नहीं संचालित किया गया है। वो हेलीकॉप्टर सेवा इस बार श्रद्धालुओं को यहाँ से न हासिल होगी, ना ही बालटाल स्थिति से, बालटाल के आधार कैंप से हासिल होगी। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, स्वास्थ्य के व्यापक इंतजाम है, लोगों के सहूलियत के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। और आज की अगर बात करें तो बालटाल और जो पहलगाम आधार शिविर है, प्रतिदिन तकरीबन 10,000 श्रद्धालुओं को दोनों आधार शिविरों से दर्शन के लिए छोड़े जाने की प्रक्रिया होती है। रात 4 बजे से प्रक्रिया शुरू होती है और 7-8 बजे तक ये शुरू हो जाती है। 4500 से ज़्यादा जो है पहलगाम क्षेत्र से आज श्रद्धालु यहाँ से गए हैं। जो जम्मू से आए हुए थे आधार शिविर से, भगवती नगर कैंप से जो श्रद्धालु आए थे उनको यहाँ से भेजा गया है। और उसके बाद जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे उनको भी यहाँ से भेजा गया है। तमाम इंतजाम किए गए हैं, अतिरिक्त सुरक्षा भी है, सहूलियत भी है और जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह भी बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुरुग्राम के मानेसर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह
हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्यों की विधानसभा लोकसभा को बाधित करने में राजनीतिक दल श्रेय मानते थे। 16वीं लोकसभा में तख्तियां लेकर आते थे। 17वीं लोकसभा में भी ये परिपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया। उन्होंने कहा कि अगर हमें लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है तो सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलानी होगी, सदनों में गतिरोध को कम करना होगा। एक समय आया था जब राज्य की विधानसभाओं और लोकसभाओं के अंदर लोकसभा और विधानसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ जाती थी। मैं 16वीं लोकसभा से 17वीं 18वीं लोकसभा को देख रहा हूं। इसी 16वीं लोकसभा के अंदर लोग तख्तियां लेकर आते थे, सदन स्थगित करने के लिए प्रयास करते थे। कई दिनों तक सदन स्थगित होता था। 17वीं लोकसभा के अंदर भी ये परिपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया। सभी राजनीतिक दल के लोग ये विचार करने लगे कि सदन स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेही बनाना है, तो हमें सदनों को ठीक से संचालित करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियर सोसाइटी एक्सपो 2025 गुरुवार को नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें प्रसारण जगत से अत्याधुनिक नवाचारों को एक साथ लाया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने वाली नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस वर्ष का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मीडिया परिदृश्य को बदलना, भारत के प्रसारण भविष्य को नया आकार देने में एआई की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालना है। ये एक्सपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो प्रसारण उपकरणों के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। People are so glued to their smartphones that they will like to see everything on the smartphone. So one has to grow with it, and one has to, change the style of broadcasting, the content, and to suit to the demand of the current generation. And we at Prasar Bharati, as a independent public service broadcaster, we are proud to be both custodian of tradition and driver of innovation. With Doordarshan and All India Radio, we have a unique responsibility to not only inform, educate, and entertain more than 1 billion citizens. प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती का उद्देश्य समय के साथ दर्शकों की मांग को पूरा करना और देश हित के लिए काम करना है। Coming in regularly from all the major production centers in the world. India, of course, is one of the leading centers. And over a period of time, it is not only what we call Bollywood, but also the Indian cinema as a whole has upped its game in terms of the volume of content being produced and also the quality of the content being produced. और चिकित्सा जगत से अब एक बहुत अच्छी खबर। देश में अगले 2 साल में डेंगू का स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाएगा। चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी देश के 20 केंद्रों और 10,000 लोगों पर फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। इसके साथ ही संस्थान में जापानी इंसेफेलाइटिस और रेबीज के वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। डीडी न्यूज़ ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर मनोज वी मुरहेकर से इन तमाम मुद्दों पर बात की। हमारे साथ चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज हैं। सर, कौन कौन सी आपकी जो वैक्सीन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो कौन कौन बीमारियों को लेकर चल रहे हैं और क्या उसका स्टेटस है? तो एक अभी डेंगू की नई वैक्सीन पैनेशिया बायोटेक्नोलॉजी ने बनाई है। तो ये डेंगू वैक्सीन जो है वो लाई अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। चारों भी सीरोटाइप डेंगू के वो वैक्सीन के अंदर है और इसकी फेज 3 ट्रायल अभी ICMR कोऑर्डिनेट कर रहा है और पूरे भारत में 20 सेंटर में ये स्टडी हो रही है और उसकी टोटल सैंपल साइज है अबाउट 10,000। सो अभी अब तक हमने 8,000 पार्टिसिपेंट को एनरोल किया है और वी विल नाउ फॉलो दिस पार्टिसिपेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years और वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ डेंगू इन वैक्सीनेटेड एंड प्लेसिबो एंड दोज हु रिसीव्ड प्लेसिबो
and based on that we'll find out what is the efficacy of this vaccine. इसके अलावा एक और स्टडी अभी चल रही है NIE में, जो है जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन। अभी प्रोग्राम में 2 प्रकार के वैक्सीन जेई के प्रिवेंशन के लिए अवेलेबल है। एक तो जेनवैक वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाया है, और दूसरा है जीव वैक्सीन जो बायोलॉजिकल इवांस ने बनाया है। अभी क्या है कि एक स्टेट में एक ही वैक्सीन दिया जाता है, इसीलिए हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं कि अगर ये इंटरचेंज किया जेई का वैक्सीन, अगर कोई बच्चे ने इंटरचेंज रेजिम में लिया है वैक्सीन, तो उसकी वो इम्यूनोजेनिक होता है कि नहीं। और एक स्टडी NIE में चल रही है जो है कि रेबीज वैक्सीन के ऊपर। अगेन प्रोग्राम में जो भी वैक्सीन दिए जाते हैं वो एक उसका जो रेजिम है वो थाई रेड क्रॉस रेजिम बोलते हैं उसको। तो उसमें 4 डोज वैक्सीन देते हैं, और 0 डे, 3 डे, 7 डे एंड 28 डे, हर दिन में 2 इंट्राडर्मल डोजेज देते हैं 0.1 ml के। अभी WHO ने रिसेंट रिकमेंडेशन आया WHO का कि एक एवरेज कंबोडिया रेजिम इज ऑल्सो इफेक्टिव। एवरेज रेजिम में 3 ही डोज देते हैं, 0, 3 एंड 7। बट अगेन प्रोग्राम को दे वांट अ डेटा फ्रॉम इंडिया कि ये 3 डोज वैक्सीन का देने से वेदर पीपल विल हैव इनफ इम्यूनिटी अगेंस्ट रेबीज। इस तरीके से सरकार की कोशिश है कि जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कई बीमारियां ऐसी हैं जो चुनौती बनी हुई है, उनको कैसे वैक्सीन के जरिए कंट्रोल किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, इस पर लगातार काम चल रहा है और उसके लिए नई वैक्सीन भी आ रही है। कैमरामैन ललित के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, चेन्नई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि बीमा कंपनियां एक्सीडेंट के मामलों में उन लोगों के घर वालों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है जिनकी मौत सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने से हुई है। कोर्ट ने इसी आधार पर एक व्यक्ति के घर वालों की 80 लाख मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पिछले साल 23 नवंबर को दिए फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कोर्ट ने मुआवजे की मांग ठुकरा दी थी। मामला 18 जून 2014 का है, जब NS रविशा नाम के व्यक्ति की मौत तेज गति से गाड़ी चलाने के दौरान हुई। गाड़ी चलाते समय उसने लापरवाही बरती, जिसके कारण गाड़ी पलट गई। मृतक के परिवार ने बीमा कंपनी से 80 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी। इस मामले में रविशा को खुद दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रविशा के घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। और अब बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो यहाँ लगातार बारिश और बादल फटने के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसका असर रुद्रप्रयाग में साफ दिखने लगा है, जहाँ कई घाट पानी की तेज धारा में डूब चुके हैं। वहीं बाकी कुछ इलाकों में मौसम साफ है, जिससे अधिकारियों को हाल ही में हुई बारिश और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़कों की बहाली में तेजी लाने में मदद मिली। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 7 जुलाई तक कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में सिलाई बैंड के पास क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम की यात्रा बिना किसी बाधा के जारी है। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब 4 धाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर छोटे पार्किंग एरिया के आगे की ओर गौरीकुंड की तरफ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके अलावा मुनकटिया के पास भी मार्ग बाधित चल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास अचानक देर रात सड़क पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे 40 से ज्यादा यात्री फंस गए। इन दोनों स्थानों पर मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध होने के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई है। SDRF की टीम लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। रास्ता साफ होते ही दोबारा यात्रा शुरू कराई जाएगी। उधर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जाने वाले पैदल मार्ग भी अत्यंत संवेदनशील बने हुए हैं। कुछ स्थानों पर रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। लगातार मलबा और पत्थर हटाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए ही यात्रा की योजना बनाएं और स्थानीय पुलिस और प्रशासन की ओर जारी दिशा निर्देशों का
उनकी तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा को संचालित किया जा रहा है। और बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। हालांकि बुधवार को थोड़ी राहत देखने को मिली, लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में 5 से 7 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बरकरार है। सूबे में बादल फटने के कारण कई जगहों पर आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 51 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 21 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। इस बीच मनाली केलांग मार्ग पर सोलंग नाला में अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन बाढ़ आने से मनाली केलांग मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। केलांग की ओर जाने वाले और मनाली आने वाले वाहनों को रोहतांग दर्रा से होकर भेजा जा रहा है। और हमारी संवाददाता हेमलता इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। हेमलता, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरह के जो बचाव के उपाय हैं वो भी वहां अपनाए जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश का कहर लगातार जारी है, क्योंकि पिछले दिनों जो बारिश हुई है उस वजह से अलग अलग हिस्सों में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। और वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो प्रदेश का जो मंडी जिला है इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। सोमवार रात से मंगलवार की सुबह तक मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में अभी तक 13 शव बरामद कर लिए गए हैं और 29 लोग अभी भी लापता है। और जो लापता लोगों का आंकड़ा है वो अभी और बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि सिराज विधानसभा क्षेत्र की 80% जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं। ऐसे में बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहां पर रेस्क्यू टीम 2 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंच पाई है। सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार जो मदद है करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बीते कल ही जंजैहली और थुनाग क्षेत्र का दौरा किया है। सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जगहें आती हैं और हवाई सेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कल भी 2 बार सेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और तमाम जो प्रभावित हैं उनकी सहायता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी मौसम विभाग का ये कहना है कि जो मानसून है वो हिमाचल को राहत देता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज और कल भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और ऐसे में आने वाले कुछ दिन भी प्रदेश का मौसम खराब रहने वाला है। लेकिन सरकार और प्रशासन लगातार तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पर्यटक हैं, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि जब भी बारिश हो तो नदी नालों के समीप ना जाए और ऐसे में अनावश्यक यात्रा करने से भी जरूर बचें। हेमलता, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने बताया कि राहत और बचाव कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह के कदम जो है राज्य सरकार या प्रशासन ने उठाए हैं? जी बिल्कुल, राहत की अगर हम बात करें तो राहत वो बचाव का जो कार्य है वो लगातार जारी है। लेकिन परेशानी वहां पर आ रही है जहां पर सड़कें टूट चुकी है, क्योंकि अगर सिराज क्षेत्र की ही हम बात करें तो केवल वहां पर 80% जो टेलीकॉम मोबाइल का जो नेटवर्क है वो खत्म हो चुका है। इस वक्त वहां पर संपर्क करना बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में दूरसंचार विभाग ने ICR इंट्रो सर्कल जो रोमिंग है वो सुविधा शुरू की है। उस सुविधा के अंतर्गत यूजर किसी दूसरे मोबाइल का जो नेटवर्क है वो इस्तेमाल कर पाएगा और 10 तारीख तक ये सुविधा जारी रहने वाली है, ताकि वहां पर जो तमाम लोग हैं उनसे संपर्क साधा जा सके और उनको किस चीज की जरूरत है इसका पता लगाया जा सके। ऐसे में भौगोलिक परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश की देखें तो पहाड़ी प्रदेश है, भौगोलिक परिस्थितियां वैसे ही चुनौतीपूर्ण रहती है और जब आपदा आती है तो जाहिर सी बात है सड़कें टूट जाती है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में ये सरकार प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चाहे हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो या फिर रेस्क्यू टीम्स के माध्यम से हो, चाहे गाड़ियों के माध्यम से हो, जहां तक सड़कें सही सलामत है वहां तक उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। लेकिन सिराज के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा नाजुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन जगहों को भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो मौसम है लगातार खराब है और ऐसे में धुंध बहुत ज्यादा हो रही है और उस धुंध के बीच में जो हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर है वो अपनी उड़ान नहीं भर पा रहा है। तो कई सारी चुनौतियां हैं, और लेकिन सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत हैं कि तमाम प्रभावितों को मदद पहुंचाई जाए। इसके अलावा अगर प्रदेश के मैदानी इलाकों की बात करें, ऊना एक गर्म इलाका है, मैदानी इलाका है, लेकिन वहां पर भी बारिश का कहर लगातार जारी है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर घरों में पानी घुसा है, घरों में मलबा घुस गया है, जिस वजह से वहां पर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें हेमलता। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जीजी न्यूज। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता। और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे खेल की। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 310 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 87 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया। कप्तान के रूप में यह उनका दूसरा टेस्ट शतक रहा। दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद हैं। इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं। और हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल रमा, मुकाबला जो है वो काफ़ी कहना चाहिए कि भारतीय टीम में जिस तरह से जो एक शुरुआत चाहिए थी वो एक टीम को मिली है। पहला दिन कह सकते हैं कि शुभमन गिल ने जिस तरह से एक कप्तानी पारी खेली है, 114 रन वो बनाकर वो खेल रहे हैं। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा के साथ अब उनकी जो जोड़ी है वो देखना होगा कि आज दूसरा दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पहला सेशन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से आप अपनी पारी को जो है वो और आगे ले जाते हैं, क्योंकि अभी जो स्कोर है 310 का स्कोर है, इंग्लैंड की पिच को देखते हुए यह भी ना काफ़ी दिखता है। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से पहले टेस्ट मैच में आपने पहली पारी में 471 रन बनाए थे, उसके बाद दूसरी पारी में आपने 364 रन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंग्लैंड जो था वो मैच को अपने नाम करने में कामयाब रहा था। तो यहाँ पर टीम इंडिया की टैक्टिक्स यही होनी चाहिए कि यहाँ से कम 500 से ऊपर का स्कोर करे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि शुभमन गिल जो है वो अपनी पारी को अपना न केवल लंबा खींचे, बल्कि रविंद्र जडेजा के साथ उनको एक अच्छा साथ भी मिले, क्योंकि ये तो जो जोड़ी है वो कहना चाहिए कि आखिरी एक एस्टैब्लिश जोड़ी है। इसके बाद जो आएंगे वो टेल एंडर्स आएंगे और उनके लिए काफ़ी कुछ मुश्किलातें फिर रह सकती हैं। बिल्कुल गौरव, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है भारत ने जो नींव है वो तो मजबूत रख दी है, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, किस तरह की रणनीति आपको भारतीय टीम की दिखाई दे रही है? देखिए, अपनी जो रणनीति अभी तक की जो बनाई है उस हिसाब से तो काफ़ी बेटर एक दिख रही है। और आपने क्योंकि एक शुरुआत एक अच्छी पाली है और यहाँ से केवल आपको अपने स्कोर को ले जाना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टेस्ट मैच में आप केवल एक विरोधी टीम का सामना नहीं कर रहे हो, बल्कि कहीं ना कहीं आपको दिन निकालने की भी एक चुनौती होती है। तो उस पे कहीं ना कहीं चाहिए टीम इंडिया जो है वो अपने आप को सक्सेसफुल रही है, क्योंकि अगर यही पहले दिन अगर आपकी टीम जो है अगर इसी स्कोर पे अगर ऑल आउट हो जाती है तो कहीं ना कहीं दबाव जो था वो आप पे होता। लेकिन इसके विपरीत जाकर के टीम ने न केवल दिन को निकाला है, बल्कि आज देखना होगा कि किस तरह से आज अपनी पारी को आप आगे बढ़ाते। और यहाँ पे सबसे बड़ा यही रहेगा कि आप 500 बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है ये देखना। आप नजर बनाए रखें, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे